आयुष बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी रूबी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से हुई थी। लेकिन आयुष कोई काम नहीं करता था। इस बात से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। अब तो रूबी भी आयुष से परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आयुष घर में आराम से टीवी देख रहा होता है, तो वही आयुष की माँ अर्चना उसे आराम से टीवी देखता हुआ उससे बोलती है, बस सारा दिन टीवी देखना आता है और कोई काम तो तुझसे होता है नहीं। अरे घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा करेगा या नहीं, या सिर्फ दूसरों के ही टुकड़ों पर पलता रहेगा। अरे क्या माँ, जब आप और विदेश में पापा काम कर रहे हैं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। आयुष की ये बात सुनकर अर्चना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हमेशा की तरह आयुष को खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर रूबी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और रात को जब आयुष सोने के लिए कमरे में जाता है तो अर्चना उसके हाथ में उसका बिस्तर थमाते हुए उससे बोलती है, बस बहुत हो गया, आपको लोगों के ताने सुनने की आदत होगी पर मुझे नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने और इसीलिए अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जब तक काम नहीं करेंगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आज से हम दोनों अलग अलग सोएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ रहो तो आपको काम करना पड़ेगा, और फिर भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो एक दिन मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैं एक निठल्ले और नाकारा इंसान के साथ नहीं रह सकती। उस वक्त तो आयुष अपना बिस्तर लेकर गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाता और बार बार उसे रूबी की ही बात याद आती है। उसे रूबी की बातें इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो अगले ही दिन काम की तलाश में लग जाता है और उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी भी मिल जाती है। अब आयुष नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है। रूबी भी आयुष के इस फैसले से बहुत खुश होती है। अब इसी तरह आयुष को शहर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी मुलाकात उसी के ऑफिस में तारा नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से होती है, जो अपने पिता का बिजनेस संभाल रही होती है। लेकिन जब तारा आयुष को देखती है तो वो पहले ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है और एक दिन तारा आयुष को अपने कैबिन में बुलाकर उससे बोलती है, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ आयुष? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आप क्या कहना चाहती है मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है और हमारे ऑफिस के तुम सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस टेंडर को पूरा करने में तुम मेरी मदद करो। तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, बस जब तक ये काम हमें ना मिल जाता। अगर ऐसा है तो ठीक है मैडम। इतना बोलकर आयुष वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से वो तारा के साथ रहकर उसे टेंडर के ऊपर काम करने लगता है। इसी बीच तारा का प्यार आए दिन इसके लिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन वो उसे अपने दिल की बात कह डालती है। देखो आयुष, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं उसी तरह से हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आयुष, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाएं। माफ करना मैडम, पर मेरे दिल में आपके लिए प्यार जैसी कोई जगह नहीं है। और हाँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कभी शादी भी नहीं कर सकता। और आज मैं इस मुंबई जैसे शहर में अपनी बीवी के कहने पर ही आया हूँ, क्योंकि वही चाहती थी कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। पर आपकी अगर ये सोच है कि मैं आपसे शादी करूँ तो मुझे आपकी ये नौकरी नहीं चाहिए। आयुष तारा का प्यार ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तारा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब ये बात आयुष को पता चलती है तो आयुष खुद को इसका जिम्मेदार समझता है और ना चाहते हुए भी उसे तारा से शादी करनी पड़ती है। शादी होने के बाद तारा उसे अपने घर ले जाने की जिद करती है। आयुष, मैं कब तक मायके में रहूंगी? शादी होने के बाद हर लड़की अपने ससुराल जाती है। अच्छा, तो तुम्हें ससुराल जाना है ताकि तुम मेरी घर गृहस्थी खराब कर सको और माँ को बता सको कि मैं उनके लिए दूसरी बहू लाया हूँ, जिसके बाद वो मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लें। माफ करना तारा मैडम, पर आपकी जान बचाने के लिए मैंने आपसे शादी करी है, अपनी माँ को जीते जी मारने के लिए नहीं। और वहाँ मेरी एक और बीवी बैठी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ आयुष, मैं बस इतना कह रही हूँ तुमसे कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं माँ जी से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग लूंगी, तुम्हारी पहली पत्नी से भी माफी मांग लूंगी। मैं कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करूंगी,
यहाँ तक कि कोई हक, कोई हिस्सा कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम मुझे अपने साथ ले चलो आयुष, अब और अपने मायके में नहीं रह सकती मैं। तारा के बार बार जिद करने पर आयुष उसकी बात मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। पर जब आयुष की दूसरी शादी की बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आयुष की माँ तिलमिलाती हुई आयुष से बोलती है, मैंने और बहू ने तुझे मुंबई भेजा काम करने के लिए और तू वहाँ से दूसरी बीवी उठा कर ले आया। अरे बहू अभी मंदिर गई है, उसे जब अपनी सौतन का पता चलेगा तो सोच इसके दिल पर क्या गुजरेगी। माँ जी, आप प्लीज आयुष जी को कुछ मत कहिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इतना बोलकर तारा अर्चना को सारी सच्चाई बताती है और ये सारी सच्चाई पीछे खड़ी रूबी सुन लेती है। जिसके बाद रूबी आयुष को थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, कौन है ये औरत जिसे तुम मेरी सौतन बनाकर लाए हो? कौन है तू चुड़ैल? मुझे अपनी शक्ल दिखा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। इतना बोलकर रूबी तारा को देखती है और जब वो तारा को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि तारा कोई और नहीं बल्कि रूबी की बचपन की सहेली होती है जो आज उसकी सौतन बन चुकी थी। ये देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो तारा से बोलती है, तारा, तू है वो औरत जिसने मेरा घर उजाड़ा। मैं तुझे अपनी सहेली कहती रही और तू मेरी सौतन बन गई। मुझे माफ कर दे रूबी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं सच में नहीं जानती थी कि मैं जिससे इतना बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, जिसके बिना रह नहीं सकती, वो मेरी ही सहेली का पति है। रूबी, मैं उस समय आयुष के बिना जी नहीं पा रही थी और अगर आज भी तू आयुष से मुझे अलग कर देगी ना तो भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इससे अच्छा यही है ना कि हम दोनों सहेलियां बनकर ही रहें जैसे हमेशा रहते आए हैं। माँ, रूबी, अब मान भी जाओ, जो होना था वो हो गया। और रूबी, तुम ये देखो, तुम्हारी सौतन बनी भी तो कौन? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अब तुम दोनों की कभी लड़ाई भी नहीं होगी। तारा का कहना बिल्कुल सही है, तुम दोनों हमेशा सहेली बनकर रहना, ना कि सौतन। अगर आज तुमने सही फैसला ले लिया तो तुम्हारी वजह से किसी की जान बच जाएगी रूबी। रूबी भी आयुष से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तारा की इस बात को मान जाती है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी अर्चना को तारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी एक साथ उस घर में रहने लगते हैं। ये कहानी है नागलोक की, जहाँ रागनी नाम की एक नागिन बहुत ही खूबसूरत थी। नागलोक के हर नाग उससे प्रेम किया करते थे, हर कोई उससे विवाह रचाना चाहता था, लेकिन रागनी को एक शिवराज नाम के नाग से प्रेम था। ऐसे ही एक दिन रागनी शिवराज के पास जाती है और उससे अपने प्रेम के बारे में बताते हुए उससे कहती है, शिवराज, मैं तुमसे बहुत समय से एक जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुरुआत कहाँ से करूँ। बताओ रागिनी, आखिर क्या बात है? तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक है ना? शिवराज, वो दरअसल बात यह है कि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई है। मैं कुछ समझा नहीं रागिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। शिवराज, अब इतने भी नादान मत बनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पिताजी मेरे विवाह हेतु रिश्ता देख रहे हैं और मुझे तो तुमसे प्रेम है, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे पास ये सारी बातें करने के लिए आ गई। लेकिन रागिनी, एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, क्योंकि तुम एक नाग लोक के राजा की बेटी हो और कहा मैं एक साधारण सा नाग। देखो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्या नहीं। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। देखो, पागल मत बनाओ। तुम्हारे पिताजी जहाँ तुम्हारी शादी करवा रहे हैं तुम वहीं कर लो, शायद वो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा बेहतर हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ठीक है, मैं किसी और से शादी तो किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त खुद को खत्म कर दूंगी। रागिनी, पागल मत बनो। देखो, सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते से मना न कर दें, क्योंकि मैं एक साधारण इच्छाधारी नाग हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम अपने घर में बात कर लो, मैं अपने घर में बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रागिनी अपने घर में शिवराज को लेकर बात करती है। सबसे पहले तो रागिनी के पिताजी शिवराज के लिए मना कर देते हैं,
लेकिन रागिनी अपने पिता की इकलौती बेटी थी और उसके जिद के आगे उसके पिताजी झुक जाते हैं और शिवराज और रागिनी की शादी को तैयार हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज भी रागिनी से प्रेम करता था, इसलिए शिवराज रागिनी को मना नहीं कर पाया और उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और एक दिन शिवराज रागिनी को अपने घर लेकर जाता है, जहां शिवराज की माँ करुणा और शिवराज का भाई अनुराग रागिनी से मिलते हैं। अनुराग, जो कि एक इच्छाधारी सपेरा था, वह नागों को अपने वश में करना जानता था। अनुराग को रागिनी को देखते ही प्रेम हो गया था। अनुराग नहीं जानता था कि रागिनी उसके भाई की प्रेमिका है। जब ये बात उसे पता लगती है तो अनुराग को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर कहता है, पहली बार किसी को देखकर मुझे सपेरे के दिल में प्यार की उमंग जारी है और मैं अपने प्यार को ऐसे किसी का होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे रागिनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। अब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर ही रहूंगा, तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर इस प्यार के चक्कर में भाई भाई में अगर दुश्मनी होगी तो यही सही। रागिनी शिवराज की माँ को पसंद आ जाती है, जिस पे अनुराग कहता है, माँ देखो, मैं घर पर सदस्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसी भाभी आए जो हमारे घर परिवार को संभाले, हम सबको अपना प्यार दे। लेकिन रागिनी को देखकर ना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमारे घर के लिए सही नहीं है और मैं नहीं चाहता कि भाई और रागिनी की शादी हो। ऐसा नहीं है बेटा, शिवराज रागिनी को बहुत समय से जानता है और हम लोगों का क्या है, हम तो सिर्फ रागिनी से पहली बार मिले हैं और पहली बार में कोई किसी को कितना ही जान लेता है। शिवराज उसे बहुत समय से जानता है और वो उसकी पसंद है, वो उससे प्यार करता है, उसे शादी करेगा। तभी वहाँ शिवराज आ जाता है और कहता है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं रागिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अनुराग तुझसे इतना बोलूंगा कि तू ना मेरे और रागिनी के बीच में मत पड़। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शादी भी करूंगा। जानता हूँ भाई कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू मेरे और रागिनी के रिश्ते से जल रहा है और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, किसको रागिनी पसंद है और किसको नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे इस घर की बहू बनाकर ही लाऊंगा। इस तरह से दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती है। ऐसे ही अब रागिनी और शिवराज की शादी के दिन फिक्स हो जाता है। जब ये बात अनुराग को पता चलती है तो वो रागिनी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई से शादी मत करो। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हारे भाई से शादी ना करूं? वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? तुम्हारे बोलने से कुछ भी नहीं होता। मैं शादी तो करूंगी तुम्हारे भाई से ही। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लेना। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं एक इच्छाधारी सपेरा हूँ, चुटकियों में भैया को अपने वश में कर सकता हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और तुम जैसे लोगों की धमकियों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब शिवराज और रागिनी की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी वाले दिन रागिनी दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अपने बारात का इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रागिनी के पास कोई बारात नहीं आती। ये देखकर रागिनी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी रागिनी को पता चलता है कि शिवराज का अपहरण हो गया है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी देवर ने किया है। वह तुरंत अनुराग के पास जाती है और अनुराग से कहती है, अगर तुमने अपनी गंदी औकात दिखाई दी है तो शिवराज कहाँ है मुझे बताओ। वो तुम्हें कभी भी पता नहीं लगेगा। मुझसे शादी कर लो, शिवराज को छोड़ दूंगा। देखो, मेरा सब्र का बांध अगर टूट गया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम जैसे आम इच्छाधारी नाग नागिन से मैं नहीं डरता। तुम जैसे लोगों को मैंने अपने वश में करके रखा है। चाहूँ तो तुम्हें भी कर सकता हूँ। दरअसल अनुराग रागिनी की शक्ति से अनजान था। रागिनी बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन थी। रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने असली अवतार में आ जाती है और अनुराग को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। अनुराग बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसकी मौत नजदीक है। रागिनी अनुराग से कहती है, देख, अभी भी मौका है। मेरी शक्तियों का अंदाजा तुझे मालूम नहीं है।
इसीलिए कह रही हूँ मुझे बता दे शिवराज कहाँ है, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अनुराग डर के मारे शिवराज को आजाद कर देता है और रागिनी से माफी मांगने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, इच्छाधारी नागिन कभी किसी को माफ नहीं करती, वो बदला जरूर लेती है। शिवराज के आजाद होने के बाद भी रागिनी अनुराग को मार देती है। उसके बाद शिवराज और रागिनी दोनों शादी कर लेती हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। कहते हैं हर आदमी शादी के बाद जोरू का गुलाम बन जाता है, लेकिन कालू कौवा जो कि अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहा करता था, कालू कौवा अपनी माँ से हमेशा कहा करता था कि वो अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद चिंकी नाम की चिड़िया का कालू के लिए रिश्ता आता है, तो वो अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ चिंकी चिड़िया को देखने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ चिंकी चिड़िया अपनी माँ बबली कबूतरी के सामने खड़ी होती है। सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया से पूछती है, और बेटी घर का काम वगैरह कर लेती हो? वो क्या है ना आंटी जी, मेरी माँ ने मुझे किसी बहू बनने के गुण सिखाए हैं, नौकरानी बनने के नहीं। चिंकी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा बोलता है, वाह क्या सोच है आपकी, सही बात है ना माँ, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल नौकरानी बनने के लिए थोड़ी आती है। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरी मन ही मन सोचने लगती है, ये देखो, जो कल तक जोरू का गुलाम ना बनने की बातें किया करता था, वो तो बस जोरू को देखते ही उसका गुलाम बन गया। अगर इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया, तो ये लड़की मेरे बेटे को जीवन भर उंगलियों पर नचाएगी और ये बंदर बनकर नाचेगा भी। इसीलिए इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। सुंदरी कौवी ऐसा सोच ही रही होती है, तभी बबली कबूतरी कहती है, समधन जी बताइए आपको मेरी बेटी कैसी लगी? वैसे तो मेरी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मन के बता दीजिए। सुंदरी कौवे के बोलने से पहले ही कालू कौवा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। हे भगवान, ये लड़का भी ना, इसने अच्छी मुसीबत कर दी। अब मुझे न चाहते हुए भी इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। इतना सोचते हुए सुंदरी चिंकी चिड़िया को शगुन के पैसे देकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुंदरी कौवे अपने घर में अपनी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठकर शादी के कामों की लिस्ट बनवा कर कहती है, और तभी कालू कौवा वहां आकर कहता है, माँ मैं अपने कमरे का पेंट बदलवा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए अपने कमरे का सामान आपके कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ। अरे पर पेंट चेंज क्यों करवा रहा है बेटा? अभी कुछ टाइम पहले ही तो पेंट करवाया था, वो भी तो तेरी पसंद का ही हुआ था। वो माँ, चिंकी जी को ये कलर पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उनकी पसंद का पेंट करवा रहा हूँ। देख रही है टुनटुनी बहन, यही लड़का मुझको कहता था कि मैं शादी के बाद जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा, लेकिन वो लड़की इसको अपने घर में बैठी बैठी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। जरा सोचो, यहाँ आने के बाद ना जाने वो क्या करेगी। अरे क्या सुंदरी, तू भी ना इतना ज्यादा सोच रही है? अब नई बहू घर में आ रही है तो कुछ उसकी पसंद का भी तो होना चाहिए। जा कालू बेटा, करवा ले तू काम। सुंदरी कौवी अपने बेटे के लिए खुश तो थी, लेकिन उसको बस यही चिंता रहती थी कि उसकी आने वाली बहू उसको अपने पीछे इतना ना घुमा दे कि कालू को अपनी माँ का भी होश ना रहे। सारी तैयारियों के बाद एक हफ्ते बाद शादी का दिन आ जाता है। सुंदरी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है और अपने घर में बहू लाती है। दरवाजे पर खड़ी चिंकी और कालू की जब सुंदरी आरती उतारती है, तो चिंकी धीरे से कालू से कहती है, कालू जी, मम्मी जी को कहिए ना जल्दी से आरती उतार ले, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ठीक है, अभी बोलता हूँ। माँ आप जल्दी से रस्में वस्में पूरी कर लीजिए, मुझे और चिंकी को बहुत ज्यादा थकान हो गई है, हमें रेस्ट करना है। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू बेटा, रस्म रिवाजों में थोड़ा समय तो लगता है। अगर तुमसे बड़े किसी चीज में टाइम ले रहे हैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए है बेटा। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, वैसे भी शादी की थकान बहुत हो जाती है, दोनों थक गए होंगे। चलो अब जल्दी से जल्दी घर के अंदर आ जाओ और अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। घर के अंदर प्रवेश करते ही चिंकी चिड़िया और कालू कौवे को अपने बड़ों के पैर भी नहीं छूते और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नई बहू के तेवर देख टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे से कहती है, सुंदरी, आज लग रहा है तू बिल्कुल सही कह रही थी। तेरी नई बहू ने तो तेरे बेटे को अभी से ही अपने फेवर में कर लिया है। कितनी अजीब बात है ना, जिस बेटे को माँ बचपन से अपने कलेजे से लगा कर पालती पोसती है, उस लड़के को कल की आई लड़की अपने पल्लू से एकदम ही बांध लेती है कि उसे अपने आगे खून के रिश्ते भी नहीं दिखते। कोई बात नहीं टुनटुनी, चिंकी बहू भी तो अपना घर छोड़कर मेरे बेटे के लिए यहाँ पर आई है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा चाहे अपनी बीवी की कितनी सुन ले, लेकिन आप अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा।
सुंदरी कौवे को इतना विश्वास था कि कालू कौवे चाहे अपनी बीवी की लाख माने लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। अगली सुबह जब चिंकी चिड़िया को पता था कि उसकी पहली रसोई है, इसीलिए वो अपने सोए हुए पति कालू कौवे को जगा कर कहती है, कालू जी, आज मेरी पहली रसोई है और मुझे पता है माँ जी जरूर मुझे उठाने आएंगी, तो आप पहले उन्हें कहते ना कि मैं थकी हुई हूँ और मैं अपनी पहली रसोई कल करूंगी। ठीक है चिंकी जी, आप आराम कीजिए, मैं माँ को समझा दूंगा। कालू कौवा चिंकी चिड़िया के कहे अनुसार चलता है और सुंदरी कौवी जब चिंकी चिड़िया को उठाने के लिए आती है तो कालू कौवा सुंदरी को चिंकी की पहली रसोई कल करवाने के लिए कहता है। सुंदरी कौवी मजबूरी समझते हुए मान जाती है, लेकिन ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। चिंकी चिड़िया खुद न बोलकर कालू कौवे के सहारे हर काम से बची रहती है और जब कालू कौवा शादी के एक हफ्ते बाद पहली बार काम पर जाता है तो सुंदरी कौवी कालू कौवे के पीछे चिंकी चिड़िया से कहती है, बहू, अगर अब तुम्हारा आराम अच्छे से हो गया तो तुम अपनी पहली रसोई कर लो। नाश्ता करवाकर मैंने कालू को काम पर भेज दिया है, तो अब तुम दोपहर के लिए कुछ मीठा बना लेना। माँ जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था मैं इस घर में आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। पर पता नहीं फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म वसम पूरी करूँ। क्योंकि बहू, ये नौकरानी का काम नहीं, घर की बहू के काम होते हैं। और बहू, तुझे कुछ कहना होता है तो तू सीधा आकर मुझसे बात किया करना। मैं तुझको कोई काम बताती हूँ तो तू मुझे कालू से जवाब दिलवाती है। ये सब करके तू क्या जताना चाहती है मुझे कि तू अपने पति को उंगलियों पर नचाने वाली बहू है? ये सही है, बहू को घर में आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि उस पर आपने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए माँ जी कि आपकी बहू आपके बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही। वाह वाह वाह, अरे आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगी और वो नाचेगा। हाँ, इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को सारी बातें कॉल पर मिर्च मसाला लगाकर बताती है। शाम को जब कालू कौवा ऑफिस से घर आता है तो सुंदरी उससे कहती है, आ गया मेरा बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी पानी लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। चिंकी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी यहाँ पर आइए। कालू कौवे की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। तभी कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और चिंकी डिनर पर जा रहे हैं, अगर हम लेट हो जाएंगे तो आप खाना खाकर सो जाना। आज चिंकी जी का थोड़ा मूड ऑफ था, आप दोनों के दिन में कुछ बहस हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा घुमा लाऊं। ये अपना घर छोड़कर मेरे लिए जो आई है। सही बोला बेटा, जा ले जा। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को पहले डिनर पर ले जाने के लिए रेडी कर लेता और अपनी माँ को झूठे मुंह भी नहीं पूछता कि आपको हमारे साथ चलना है या नहीं। अपने लाडले बेटे का व्यवहार इतना बदला हुआ देखकर सुंदरी की आत्मा बहुत दुखती है और वो अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया को कॉल करके बोलती है, टुनटुनी, आज होने वाले सत्संग में चलेगी? मेरा मन नहीं लग रहा इस घर में। मेरी बहू ने मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया। अब वो ऐसे उसको इशारों पर नचाती है जैसे उसकी बीवी के अलावा इस घर में कोई और है ही नहीं। तू रो मत सुंदरी, मैं हूं ना तेरी सहेली। तू जल्दी से तैयार होके आजा, हम दोनों सत्संग में चलते हैं। दोनों सहेलियां जब देर रात सत्संग से लौटती है, सुंदरी कौवी देखती है कि उसका घर का दरवाजा खुला है। अपने घर का दरवाजा खुला देख सुंदरी घबरा जाती है। टुनटुनी, मेरे घर का दरवाजा खुला है, कहीं मेरे घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? इतना बोलकर सुंदरी अपने घर जाती है तो देखती है कालू कौवा और चिंकी चिड़िया ने पूरे घर को डेकोरेट कर रखा है और दोनों सुंदरी को देखकर जोर जोर से कहने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मॉम। अरे तुम दोनों यहाँ पर अचानक से कैसे? तुम दोनों तो डिनर पर गए थे ना? नहीं माँ, ये सब तो बस एक ड्रामा था चिंकी जी के कहने पर। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका बेटा शादी के बाद अपनी माँ को भूल जाएगा? माना मैंने शादी के बाद आपको थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गया। हाँ मम्मी जी, और मुझे भी माफ कर देना। ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि शादी से पहले जब कालू जी अपने रूम का पेंट बदलने वाली बात कर रहे थे, आपने मेरे लिए ऐसा कहा कि मैं शादी से पहले आपकी बेटी को अपनी उंगलियों पर नचवा रही हूँ, तो बाद में क्या होगा? मैं उस समय कॉल पर ही थी और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर मैंने कालू जी को अपनी उंगलियों पर नचाया तो आपके लिए घर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो तूने मुझे ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया था, लेकिन तूने अपनी पहली रसोई के लिए अभी तक हाँ क्यों नहीं की? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मम्मी जी अपनी पहली रसोई के लिए बर्थडे केक बनाना चाहती थी मैं। माफ कीजिए मम्मी जी, मैंने आपको परेशान किया, आपको रुलाया, क्योंकि अगर मैं इस घर में आई हूँ तो आपको अपनी दुश्मन नहीं दोस्त बनाऊंगी, क्योंकि कालू जी से पहले आप रहोगी मेरे साथ। मैं आपको अपनी सास नहीं माँ मानती हूँ मम्मी जी, बस आप ऐसी सोच अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा। आप मुझे माफ कर देना कालू बेटा, चिंकी बेटा, मैं अपनी जगह पर गलत थी। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच बैठी।
उसके बाद सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से सुंदरी कौवी का बर्थडे मनाते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया ने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रोजाना ऐसी ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।